प्यारे बच्चों, आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले के वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। फर्स्ट पार्ट है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, और आज हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, तो हमें ये जान लेना जरूरी है कि आखिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। तो मैं इजी वर्ड्स में अभी ये कह देता हूँ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, और फिर इसको मैं रिलेट करने वाला हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। और जैसे जैसे ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ती जाती है। मैं जो डेफिनेशन बोला हूं, इस डेफिनेशन को बोलने से आपको ये आसानी से समझ में नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझने के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से उसको रिलेट करते हैं। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट करने के पहले भी हमें एक छोटा सा एग्जांपल समझना चाहिए, फिर हम लास्ट में थोड़ी देर के बाद इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग भी बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको इसमें बहुत सारी नई बातें समझ में आएंगी। ठीक, तो आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इस टॉपिक को समझने के पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे से समझें, एक रफ एग्जाम्पल समझें। और यदि आप ये रफ एग्जाम्पल समझ गए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, यदि ये समझ गए तो फिर पूरे टॉपिक को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज मेरे पास में एक कंटेनर है और इसमें मैंने वाटर रखा है। चलो मैं 3 कंटेनर ले लेता हूं। आई एम हैविंग अ 3 कंटेनर हैविंग 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, ये मैं सभी वैल्यूज रफ वैल्यूज ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। So let us consider I am having a 3 container. Each container have 100 ml of water. ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस कंटेनर में सपोज मैंने 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर दिया। शुगर इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूट है जो डिसॉल्व मतलब जो वोलेटाइल नहीं होता है। ठीक, इस कंटेनर में मैंने 15 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर दिया है। ठीक है, नाउ मुझे ये आपको पता ही होगा कि यहाँ पर ये है प्योर वाटर, और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डेफिनेटली अब यहाँ पर ये वाटर था और इसमें आपने 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर लिया है, तो ये है एक सॉल्यूशन। क्या इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा? नहीं, अब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। मैं मान लेता हूं, सपोज एक रफ वैल्यू ले लेता हूं 102 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब पहले 100 था, अब 102 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। अब मैंने इसी 100 ग्राम वाटर में 15 ग्राम शुगर मिला दिया। मतलब शुगर की क्वांटिटी पहले 10 ग्राम थी, अब 15 ग्राम, मतलब बढ़ा दिया। तो अब ये भी बन चुका है सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगी। मतलब हो गया सपोज 104 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस एग्जांपल का हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं, और वही कंक्लूजन आपको हेल्प करेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने में। ठीक है, एलिवेशन का मतलब होता है वृद्धि, बढ़ना, बढ़ गया। तो आपको यहां पर दिख रहा है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था 100। अब आपने इसमें
10 ग्राम शुगर मिला दिया, डिजॉल्व कर दिया, तो वाटर का मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 102, बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। दिख रहा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। यदि मैं 15 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व कर दूं तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। देख सकते हैं डिफरेंस 4 का आ रहा है। ठीक है, तो कंक्लूजन सुनिएगा, इसी का कंक्लूजन। फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूं। कंक्लूजन ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, यहां पर सॉल्वेंट क्या है? वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इट इज ऑलवेज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है यदि सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व हो। ये हो गया मेरा कंक्लूजन नंबर 1। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 2 सुनिए। कंक्लूजन नंबर 2 ये है कि जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, डेफिनेटली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट में मैं बढ़ाता जा रहा हूं, देखिए जैसे 10 था 15 हो गया, फिर और जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में 2 कंक्लूजन आया है, और यही 2 कंक्लूजन ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने में हेल्प करेगा, या यही एक कंक्लूजन है इसका। ठीक है, तीसरी बात सुनिएगा। तीसरी बात क्या है? यहां आप देख रहे हैं कि 102 हो चुका है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था 100। यदि ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो इसका एक डिफरेंस भी आएगा। जैसे मैं डिफरेंस को यहां पर लिखूं 102, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, या इसको एक काम करते हैं ऐसा लिख लेते हैं, वैल्यूज ही लिख लेते हैं, सॉरी वर्ड्स में लिख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये बड़ी वैल्यू है, और इसको मैं छोटी वैल्यू मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इसकी जो वैल्यू आती है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं 102 माइनस 100, ये जो 2 है यही कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट में कितनी वृद्धि हो गई। वैसे हिंदी मीडियम बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब भी होता है बढ़ना। ठीक है, चलिए अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज क्यों होता है। इसको भी एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको 2 बातें कहता हूं जो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के पहले टॉपिक मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में पढ़ रखा होगा। यदि वो नहीं पढ़ा है तो आप मेरे सॉल्यूशन के लेक्चर 1 और 2 को जरूर देख लें। ठीक है, मैं वहां से उस टॉपिक से एक कंक्लूजन आपको बोल रहा हूं जो शायद आपको पता होना चाहिए। क्या है कि जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा ज्यादा होता है। और दूसरी बात, आपको यदि वेपर प्रेशर नहीं समझ में आता है तो आप प्रीवियस स्ट्रक्चर को जरूर देख लें, अदरवाइज यहां समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरी बात है, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगा वेपर प्रेशर क्या होता है, लेकिन अभी दूसरी बात सुने। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे,
वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाता है। ये दो बात आप याद रखने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए अब समझते हैं अगली बात। ठीक है, तो अब हम एक्चुअली में आते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो 12th के स्टैंडर्ड में आने के बाद बॉइलिंग पॉइंट का सर डेफिनेशन तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, आपने बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ दिया, आप बोल सकते हो। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली ये एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल। टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल। ठीक है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन नहीं है। ये डेफिनेशन तो सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा भी बोल देगा यदि उसको बॉइलिंग पॉइंट समझा दे या बता दे तो। इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर कोई लिक्विड किस कंडीशन पे बॉइल होता है। ठीक है, तो किस कंडीशन पे बॉइल होता है ये मैं आपको फिर से एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद आपको डेफिनेशन हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। और बेटा केमिस्ट्री का फियर बहुत से बच्चों को रहता है, तो ऐसा इसमें आपको घबराने की बात नहीं है कि आप केवल कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना तो बहुत आसानी से सारी चीजें आप डील कर सकते हो। चलिए देखो, तो मान लिया कि मेरे पास में एक ओपन कंटेनर है और इसमें मैंने कुछ सब्सटेंस कुछ लिक्विड डाल रखा है। ठीक है, डेफिनेटली यदि ये ओपन कंटेनर है तो यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, आसपास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। यदि मैं लिक्विड को हीट करता हूं फॉर बॉइलिंग पर्पस, मैंने हीट किया, जैसे जैसे इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मैं हीट देता जाऊंगा उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। थोड़ी देर के बाद एक समय ऐसा आएगा कि यहां से जो लिक्विड है वो ऊपर आने की कोशिश करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर। अब बहुत सिंपल और लॉजिकल बात है कि यहां के जो लिक्विड वेपर बन के ऊपर तभी आ पाएंगे जब यहां से निकलने वाले वेपर का वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो। यहां पर ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां से जो लिक्विड का जो वेपर बनकर वेपर निकलकर उसका प्रेशर आ रहा है वो है वेपर प्रेशर। तो ये वेपर एटमॉस्फेयर में तभी आ सकता है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट को अब इसी से समझ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब लिक्विड जस्ट स्टार्ट हुआ है बॉइल होना। जस्ट स्टार्ट तभी हो सकता है बॉइल होना जब ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर इक्वल हो जाए। इसका मतलब अब मैं बॉइलिंग पॉइंट का एक सुंदर सा डेफिनेशन ये दे सकता हूं। बॉइलिंग पॉइंट ये वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल। जब देखो मैं फिर से बोल देता हूं, जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए उस सिचुएशन पे लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल। चलिए अब आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको अब ये समझ लेते हैं कि जैसे ही मैं प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं तो आखिर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है। तो इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूं। हर चीजें एग्जाम्पल से समझ लोगे तो आपके दिमाग में सारी बातें फिट रहेंगी। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो
मैं फिर से 3 कंटेनर, वही 3 कंटेनर मैं दोबारा ले लेता हूं। ठीक है, इसमें है प्योर वाटर, इसमें है सॉल्यूशन, इसमें भी है सॉल्यूशन। इसमें मैं लिख लेता हूं प्योर वाटर है, इसमें हमने ऐड कर रखा है 10 ग्राम शुगर, और इसमें हमने ऐड कर रखा है 15 ग्राम शुगर। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा होता है। इस बात को समझा देते हैं आपको। सपोज ये एक स्केल है मेरे पास में, ठीक है, ये स्केल है प्रेशर का, ये प्रेशर का स्केल है। ये सबसे टॉप पे मैं लिख लेता हूँ, ये है 1 atm, यहाँ पर 1 atm है, यहाँ पे है 0.8, 0.6, 0.4, 0.2 और 0। मतलब ये एक्चुअली में प्रेशर है, प्रेशर धीरे 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 ऊपर बढ़ रहा है। एक स्केल है, समझ लेते हैं एग्जांपल से। ठीक है, अभी यहां पर ये है सॉल्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। किस प्रेशर पे? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, अब जैसे ही आपने वाटर में शुगर ऐड कर दिया, इसका जो वेपर प्रेशर है वो अब 1 तो नहीं रहेगा। सपोज इसका वेपर प्रेशर 1 है, 1 atm, तो इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा 0.8, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। अब आपने इसमें और शुगर डिसॉल्व कर रखा है तो वेपर प्रेशर में कमी और हो गई, तो इसमें हो गया, सपोज यहां पर वेपर प्रेशर हो गया 0.6। ये सारी वैल्यूज जो मैं बोल रहा हूं ये रफ वैल्यूज हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहां पर 0.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 0.8 वेपर प्रेशर किसका है? सॉल्यूशन का। अब ये सॉल्यूशन को जैसे जैसे आप हीट करोगे इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, जैसे जैसे सॉल्यूशन को हीट करोगे बढ़ता जाएगा। जैसे ही इसका वेपर प्रेशर 0.8 से 1 हो गया, इसका जैसे ही इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.8 से 1 हो गया, अब ये वाला सॉल्यूशन बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 0.8, जैसे जैसे आप हीट करोगे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे ही 1 atm हो गया, ये लिक्विड स्टार्ट हो जाएगा, बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कितना हीट किया, कितना टेम्परेचर बढ़ाया, इतना वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए आपने इस सॉल्यूशन को हीट किया है। अगला बात देखें, यहां पर वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं। यहां पर वेपर प्रेशर कितना है? 0.6, ये है 0.6। अब इस वेपर प्रेशर को 1 atm तक पहुंचाने के लिए आपको हीट करना होगा ताकि ये वाला सॉल्यूशन बॉईल हो जाए, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर जब तक 1 atm नहीं होगा तब तक ये सॉल्यूशन बॉईल नहीं होगा। तो 0.6 से 1 पहुंचाने तक आपको कुछ ना कुछ हीट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसके टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको यहां से यहां पहुंचाने तक आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, यहां से यहां पहुंचाने पर यहां से यहां तक कम हीट करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। आप पेन को बहुत आसानी से देख सकते हो। ठीक है, मतलब ये तो बात केवल कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, लेकिन थ्योरेटिकल बात तो मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। ठीक है, अब अगली बात सुनिएगा जो बहुत ही सिंपल तरीके से इसी बातों को ग्राफ के हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है, एक ग्राफ आप देखने वाले हैं बहुत क्लियरली। ये ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूं, ये ग्राफ है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में।
अब आपको बताया है कि किसी लिक्विड का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, देखो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाई एक्सिस पे ऊपर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा लिक्विड का वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो जैसे जैसे मैं ऐसा एक लिक्विड, मेरे पास में एक लिक्विड है, उसका टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ मैं देखो ग्राफ में ऊपर भी बढ़ रहा हूं, मतलब वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। यहां पर ये है 0 और सपोज ये है 1 atm। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, और यहां पर जैसे ही मैं यहां पहुंचा मतलब 1 atm के इक्वल पहुंच गए, वैसे ही ये लिक्विड जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो गया, और उसका बॉइलिंग पॉइंट फिर कितना है इस ग्राफ में, जो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर आने वाला है उसको मैंने बॉइलिंग पॉइंट कहा दिया इस लिक्विड का। ठीक है, सपोज चलो मैं आपको एक बात करता हूं कि मेरे पास में एक दूसरा लिक्विड है, उसका भी आप टेम्परेचर बढ़ाते गए तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, और जैसे ही इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते 1 atm हो गया, ये लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो गया, और इसके करस्पॉन्डिंग जो यहां टेम्परेचर मिलता है वो टेम्परेचर इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। चलिए मैं इसको टेम्परेचर T1 कह देता हूं और इसको T2 कह देता हूं। यहां आपको क्लियरली दिख रहा है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, और मुझे पहले से ही पता है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये वाला ग्राफ डेफिनेटली किसके लिए होना चाहिए, सॉल्यूशन के लिए होना चाहिए, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट आ रही है वो ज्यादा आ रही है। ये वाला ग्राफ किसके लिए होना चाहिए, सॉल्वेंट के लिए होना चाहिए। क्लियर हो गया ये ग्राफ। अब आप देखिए ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है इसे मैं कह देता हूं डेल्टा टी। ठीक है, अब मान लो आपने इस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट बढ़ा दिया तो ग्राफ कुछ ऐसा यहां आ जाएगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही जो डेल्टा टी है, इस डेल्टा टी पे आप फोकस करते हैं। ये जो डेल्टा टी है ये T2 माइनस T1 है। ठीक है, T2 की वैल्यू बड़ी है, T1 की वैल्यू छोटी है, तो T2 माइनस T1। T2 क्या है, T2 को के लिए यदि मैं बात करूं तो ये है एक्चुअली में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। T1 क्या है, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और थोड़ी देर पहले ही हमने बता रखा है कि जैसे जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते जाएंगे ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट यदि बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, सॉल्यूट, जैसे जैसे सॉल्यूट आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डेल्टा टी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसीलिए ये एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो डेल्टा टी एक्चुअली में इसी को ही तो हमने क्या बोला है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी देखिए पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, लेकिन शुरुआत में जो आपको कंक्लूजन बताया था वही कंक्लूजन यहां पर रिपीट हो रहा है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है ये भी मैंने बता दिया कि जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ता जाएगा ये टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इसी बात को मैं मैथमेटिकली ये कहना चाहूं तो जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या कहा, एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट।
इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और इसमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं डेल्टा टी इंटू एम। वैसे बुक्स में इस डेल्टा टी को डेल्टा टी बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बी स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग, तो चलिए हम भी बी लिख लेते हैं, डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी, बी स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग हो जाएगा तो कन्वीनियंट होगा लर्न करने पे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा टी बी। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज इक्वल टू के बी इंटू एम। व्हाट इज के बी? के बी एक कांस्टेंट है। के बी क्या है? मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं इसे। ठीक है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब ये बोर्ड में भी पूछ लेते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन। क्या होगा डेफिनेशन ये मैं भी बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले सॉरी उसके पहले मैं आपको इसके यूनिट के बारे में बोल देता हूं ताकि आपको कन्वीनियंट हो समझने में। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, तो एक बात आप याद रखिएगा, पूरे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या कहीं पर भी आप किसी कांस्टेंट को समझना चाहते हैं, किसी कांस्टेंट को, ये कांस्टेंट का आपको मीनिंग समझना है, किसी भी कांस्टेंट को समझना चाहते हैं तो कांस्टेंट के साथ में जो पैरामीटर्स लगे हुए हैं उसको आप वन कंसीडर कर लो। मतलब लेट, यदि मैं m को वन कंसीडर कर लूं, वन, m क्या है? मोलैलिटी, मतलब क्या होना चाहिए? 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी। तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा? के बी। तो डेल्टा टीबी एक कांस्टेंट आपने कहा दिया है, ये कुछ भी नहीं है, वो डेल्टा टीबी के ही इक्वल है। कब? जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हो 1 मोल पर केजी। मतलब आप अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो? आप इसको, जो बातें यहां पर मैथमेटिकली लिखी है, अब आप उसको वर्ड्स में बोल दो। क्या कहने वाले हो? ये देखो, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू elevation in boiling point, boiling point when 1 mole of solute, देखिए 1 mole of solute dissolve in 1 kg of solvent। ठीक है, तो मैं इसको एक न्यूमेरिकल, फिर से एक न्यूमेरिकल रफ वैल्यू से न्यूमेरिकल वैल्यू लेता हूं, एक रफ न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज आपके पास में ये है 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट है सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और यदि आप इसमें 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दो, 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दो, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ बढ़ गया। सपोज हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट 26 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज पहले 25 था, 26 हो गया। तो जो डिफरेंस आया कितना? 1। 25 और 26 का डिफरेंस कितना है? 1। यही जो 1 है इस सॉल्यूशन का के बी है। क्लियर हो गया बात? बहुत इजी हो गया। ठीक है, चलिए, तो अब मेरे पास में एक फाइनली केबी के लिए डेफिनेशन आ चुका है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये मेरे पास में एक फॉर्मूला हो गया। वैसे केबी का यूनिट यदि आप बात करें तो ये होगा केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन एम। डेल्टा टीबी क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, किसी में भी आप ले सकते हैं, नॉर्मली केल्विन पे ले लेते हैं, केल्विन। और एम का यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी। तो ये मोल पर केजी नीचे आ जाएगा, मोल पर केजी। यदि इसको मॉडिफाई करें तो केल्विन केजी पर मोल। ये मेरे पास में एक केबी के लिए एक इंफॉर्मेशन हो गया यूनिट को लेकर।
फॉर वाटर एक वैल्यू आप याद रखने वाले हैं, फॉर वाटर के लिए जो केबी की वैल्यू होती है वो होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। वैसे आपको एनसीईआरटी में भी केबी के लिए एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, RT स्क्वेयर अपॉन 1000 इंटू LV, जहां पे R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, L है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो कई बार डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको किसी सॉल्वेंट के लिए उसका इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन गिवन होता है और केबी कैलकुलेट करना होता है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आसानी से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है, और ये आखिर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। मैं अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूं, जिसमें हम इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, बोर्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव के न्यूमेरिकल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से। तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आसानी से ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैं एक बात और यहां पर कह देता हूं, आपने यहां पर m को लिख रखा है, ठीक है, यहां आपने m को लिख रखा है, और हम आपको ये कह रहे हैं कि m को यदि आपको और अच्छे से लिखना हो, m क्या होता है ये आप याद रखें, मोल पर केजी। तो m है एक्चुअली में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, और यदि आप इसको और मॉडिफाई करना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो आप, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और W को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप ये फॉर्मूला लर्न करें, और लर्न नहीं करना है, समझ लें कॉन्सेप्ट, तो फिर आपको ये आसानी से याद भी रहेगा। ये बुक्स वगैरह में ये फार्मूला लेता है, फिर इसको और भी मॉडिफाई करते हैं, मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूंगा। एग्जाम हॉल में आप इसी फॉर्मूले को लर्न करो और इसी से प्रॉब्लम को डील करो। सबसे पहले m कैलकुलेट करें, वहां पर ये वैल्यूज पुटअप कर दें, kb गिवन होता है नॉर्मली, और इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा आसानी से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।